ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया के मालिक बनना चाहते थे, वापस सुपर पावर बनना चाहते थे, लगता है कि उनका वो सपना टूट गया है और सिर्फ टूटा नहीं, बिखर गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टोन अब बहुत बदल गई। ट्रंप अब पहले जैसे आक्रामक नजर नहीं आते। ट्रंप जो पहले दुनिया के जेट्स गिना करते थे, आपको याद होगा ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसके बाद भी अब वो अपने ध्वस्त हो रहे जेट्स गिन रहे हैं, क्योंकि अब तो दुनिया वो तस्वीरें देख रही है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने पहली बार यह माना है कि ईरान ताकतवर है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमसे लड़ना चाहता है। अमेरिका की तरफ से यह बयान सवाल खड़ा करता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से थक चुके हैं इस युद्ध से? क्या ट्रंप ने ईरान की शक्ति को कम आंक लिया था? उन्होंने बहुत हल्के में लिया था ईरान को। उन्हें आइडिया नहीं था किस तरह से ईरान रिटेलिएट करेगा। क्या ट्रंप अब इस जंग से बैकआउट करना चाहते हैं? ये सवाल भी चल रहा है। ईरान जंग से पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में क्या ये जंग अब बहुत लंबी खिंचने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। कम से कम उनकी बातें यही बता रही हैं, यही समझा रही हैं। इस बीच आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जवाबी बयानबाजी भी हो रही है। और इस बीच एंटनी ब्लिंकन जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो भी शक शुबा जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है, ये अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है अमेरिका। आप सुनिए खुद। What I'm worried about, one of the things I'm worried about, and this gets to the second and third order consequences, is we so deplete our arsenal, and it takes a long time to rebuild it, that puts us in a disadvantageous position when it comes to, say, a China or a Russia. तो आप सुन रहे हैं क्या कहना है एंटनी ब्लिंकन का। वो भी सशंकित हैं इस पूरे हालात को देखते हुए। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को, और यही वजह है कि उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल हम आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बार तुलना करके समझा देते हैं, आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। हम भारतीय लोगों को समझाने के लिए पूरे आंकड़े लाए हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि याद है ना आपको, जो किसानों के लिए भारत सरकार ने शुरू की है, उनको जिससे फायदा मिल पाए, उसमें अभी तक कितना खर्च हुआ है? 2026 में आपको बताने 63,500 करोड़ खर्च हुआ है। अब ये जो खर्च आप देख रहे हैं, इतने सारे किसानों को इससे लाभ हुआ, आप समझ रहे हैं। लेकिन अमेरिका 7 दिन के युद्ध में जितना ये खर्च हुआ है ना, 63,500 करोड़, इसका आधा आप मान लीजिए 31 साढ़े 31,000 करोड़ मान लीजिए, उतना खर्च हो गया है युद्ध में। अब भारत में, बिहार में महिलाओं को 14,000 करोड़ रुपए दिए गए उनकी मदद के लिए, उनके रेस्टोरेशन के लिए, उनका वो जो काम करना चाहती हैं वो काम कर पाए उसके लिए। लेकिन ट्रंप ने युद्ध के पहले 3 दिन में ही ये 14,000 करोड़ खर्च कर लिए। अब आप सोचिए इससे कितना अमेरिका की जनता को फायदा हो सकता था, लेकिन वो जनता किस तरह से फंस गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा राजनेता चुन लिया है जिसे सैन्य शक्ति दिखाने का बड़ा शौक है। झारखंड में 14,000 महिलाओं को कैश मिला है, 14,000 करोड़ का कैश, और इतना ही पैसा ट्रंप ने आग लगा दी इस पैसे में। कैसे? युद्ध के 3 दिनों में ही आग लगा दी। तो यही एक फर्क होता है, जब आप राजनेता चुनते हैं, अपने देश के लिए राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं, तो आपको सोच समझ के चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के चुनाव नहीं किया तो इसी तरह का रिजल्ट निकलता है। अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, रिजल्ट कैसा निकल रहा है, जरा आपको तस्वीर के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि ये समस्या खड़ी हो गई है। देखिए, ये वो तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। ये आइरिस डेना की तस्वीर है, जिसे श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में अचानक से उस पर अटैक किया गया, जबकि उसमें कोई हथियार नहीं थी। वो नेवल शिप थी ईरान की, और वो जा रही थी, एक इवेंट अटेंड करके जा रही थी, और वहां पर कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी। जैसे श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वो जो तेहरान में अटैक किया गया, जहां बच्चियां पढ़ने जाती थी, उनका स्कूल था, 160 के करीब स्कूली बच्चियां जिनकी मौत हुई और जिनका जनाजा उठाना भारी पड़ गया ईरानियों को। तो वो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि वो तकलीफ देखने को मिली। और यही वजह, ये जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये बता रही हैं कि मनमानी चल रही है, और मनमानी इस कदर चल रही है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, यानी निहत्थों को भी मारने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये तस्वीर समझ में आ रही है। लेकिन आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका भी जवाब अब उन्हें ईरान से मिल रहा है। ईरान के हुक्मरान भी, जो प्रतिनिधि हैं, वो जवाब दे रहे हैं। जरा आपको सुनवाते हैं कैसे वार पलटवार का दौर चल रहा है। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to I think diplomacy down the road is the only option that each country has. I really doubt
this administration understands the genuality and also the essence of diplomacy and dialogue. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. तो आप सुन रहे हैं कैसे वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन आपको बताएं कि ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है। कौन कौन अब तक ये जो वॉर चल रही है, जो महायुद्ध चल रहा है, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं उसमें एलिमिनेट हो चुका है। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं कि किसे किसे एलिमिनेट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इब्राहिम रियासी पूर्व राष्ट्रपति हैं। मई 2024 में जब वो 12 दिन का एक युद्ध चला था, उस दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। आयतुल्ला अली रेजा काउंसिल के प्रतिनिधि जो बनाए गए, उनको लेकर मौत की बातें तो कही जा रही थी, लेकिन अभी तक ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अगला नाम है अली शामखानी, रक्षा परिषद प्रमुख का। इनकी मौत 28 फरवरी को उसी हमले में हो गई थी जिसमें खामनेई की भी मौत हुई थी, और कहा गया था कि इन्हीं की लोकेशन ट्रैक करके खामनेई तक पहुंचा गया था, जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, 30 मिसाइलें दाग दी गई थी। मोहम्मद पाकपुर IRGC चीफ कमांडर, ये भी उसी मीटिंग में उस दिन शामिल थे। मार्च 2026 में इनकी मौत की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी मीटिंग में शामिल थे। अब्दुल रहीम मौसावी पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनकी मौत भी मार्च में ही हुई है, इसी महीने हुई है। और अजीज नसीरजादे रक्षा मंत्री ईरान की, इनकी 28 फरवरी को उस मीटिंग में ही मौत हो गई थी जिसमें खामनेई की मौत हुई थी। ये लीडरशिप खत्म होने का दावा तो जरूर हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा वाकई हुआ है कि लीडरशिप खत्म हो गई है? क्योंकि आपको बताएं कि अभी भी खामनेई के बेटे हैं और इसके अलावा और भी प्रतिनिधि हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि वो संभाल सकते हैं कमान। कौन कौन से लोग हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है? चलिए जानकारी आपको दे देते हैं फटाफट ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पहला नाम जो लिस्ट में आता है वो है हसन खामनेई का। रुहल्ला खामनेई के पोते हैं। 1989 में आपको याद होगा जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, रुहल्ला खामनेई ने कमान संभाली थी, उनके पोते हैं और ये सुधारवादी चेहरा है। इनका नाम चल रहा है अभी। मसूद पेजेश्कियान का भी नाम चल रहा है। ये आपको बताएं ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं और इनको हुकूमत का तजुर्बा है, इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इनका नाम भी चल रहा है। तीसरा नाम जो चल रहा है अली लारिजानी का चल रहा है और ये सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से रोल अभी भी ये प्ले कर रहे थे सुप्रीम लीडर के साथ, खामेनेई के साथ। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें पश्चिम से बातचीत का तजुर्बा है, इनका नाम भी हो सकता है। इसके अलावा खामनेई के बेटे का नाम तो चल ही रहा है, उसको लेकर लगातार कहा ही जा रहा है कि वो भी इन रनिंग है, उसको लेकर IRGC भी दबाव बना रही है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की तस्वीर है जो बता रही है कि ईरान को हौसला ये लड़ाई लड़ने का कहां से आ रहा है, क्योंकि जनता सड़कों पर उतरी हुई है और जो उतरी हुई है जनता सड़कों पर वो कह रही है कि हमें इंतकाम चाहिए, हमें बदला चाहिए और हमें हिसाब बराबर करना और इस बीच आपको बताएं जिस तरह का ये युद्ध चल रहा है, इसमें एक नैरेटिव वॉर भी चल रही है। यानी दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये युद्ध दरअसल बड़ा जो हो रहा है, भीषण जो हो रहा है, उसमें रोल दूसरे का है। ये इजराइल भी कह रहा है और ये ईरान भी कह रहा है। और इस बीच आपको जरा तस्वीर के जरिए बताते हैं कि ईरान ने कैसे अपनी मिसाइल निकालकर मुश्किल खड़ी की है। ये आप देखिए, ईरान की जो मिसाइलें हैं, खुर्रम शहर 4, ये वो मिसाइल है जो धमाका करती है तो सब कुछ छलनी कर देती है। मिसाइलों की जैसे बारिश हो जाती है, आप तस्वीर में देखिए। और ये इतनी भयंकर मिसाइल है जिसको देखकर आपको बताएं कि टेंशन में पूरी दुनिया आ चुकी है। तो जब हम आपको कह रहे हैं कि एक छलावे वाला युद्ध भी चल रहा है, एक नैरेटिव वाली लड़ाई भी चल रही है, तो कैसे ये नैरेटिव वाली लड़ाई चल रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। देखिए, ईरान में युद्ध ने हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा है। इस युद्ध में हर पक्ष कोई ना कोई ट्रिक्स अपना रहा है, नई ट्रिक अपनाकर एक दूसरे को थका देने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार बनी है तकनीक, और इस तकनीक के साथ ही भ्रमजाल का सहारा भी लिया जा रहा है, डिकॉय टेक्नोलॉजी। ये युद्ध एक अलग स्तर पर पहुंचा चुकी है। डिकॉय का मतलब होता है छलावा, या ये कहते हैं कि नकली दिखाना, इस तरह से दिखाना। मतलब एक ऐसी चीज है जो दुश्मन को भ्रमित कर देगी, उसे टेंशन में डाल देगी, कंफ्यूज कर देगी। आयरन डोम की एक एक मिसाइल 50 से 80 लाख रुपए की है,
लेकिन ईरान का एक सस्ता ड्रोन डिकॉय सिर्फ 15 से 20 हजार का है। ईरान के 10 ऐसे नकली ड्रोन गिराने में इजराइल की 10 मिसाइलें लगेंगी। मतलब इजराइल का खर्च होगा 8 करोड़ रुपए और ईरान का सिर्फ 2 लाख। लेकिन इजराइल जरा भी लापरवाही करता है या फिर हमला ना करे तो इन ड्रोन डिकॉय के बीच एक बैलिस्टिक भी हमला कर सकती है। मतलब युद्ध में थका देने की नई चाल सामने आई है और इसे स्मार्ट प्ले भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ईरान स्मार्टली प्ले कर रहा है। उसे पता है कि उसके पास जो मिसाइल्स हैं, जिस तरह का उसके पास पूरा लाऊ लश्कर है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस बीच एक और नया टर्न आया है इस युद्ध में, क्योंकि जेलेंस्की, जी हाँ, यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो खुद युद्ध का सामना कर रहे हैं, उनकी तरफ से आप देखिए लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनसे मदद मांगी है। किस चीज के लिए मदद मांगी है? शाहिद के लिए। शाहिद जो इस्तेमाल हो रहा है ईरान की तरफ से, उससे बचने के लिए मदद मांगी है। ये बड़ी बात यहाँ जेलेंस्की ने कही है और इसलिए कही है क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां भारी नुकसान अमेरिका को देखना पड़ा है। आपको बताएं, ईरान का प्रहार पूरे जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर बहुत बदस्तूर जारी है और जो बड़े बेसेस हैं खासकर उन पर हो रहा है। आपको बताएं, अल उदैद बेस, अली अल सलेम एयरबेस, अल थफरा एयरबेस, यूएस 5th फ्लीट जो है मुख्यालय, मुवाफक अल साल्ती एयरबेस की बात करें, एन अल असद एयरबेस की बात करें, इरबिल एयरपोर्ट पर भी यूएस सुविधाएं के जो कैंप लगे हुए हैं, तमाम जगहों पर ये अटैक्स हो रहे हैं और ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि वो शाहिद का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन से जेलेंस्की से मदद मांगी, उसको लेकर वो बड़े दावे कर रहे हैं। सोचिए वो दिन आ गए हैं अब डोनाल्ड ट्रंप के कि जो जेलेंस्की को आंखें दिखाया करते थे, ओवल ऑफिस में बैठकर जलील करते थे, बिना खाना खिलाए डिनर कराए भेज देते थे, आज उनसे मदद मांगने की नौबत आ गई। अब आप सोच लीजिए कि अमेरिका इस युद्ध में कहां स्टैंड करता है। इस बीच आपको बताएं कि लगातार तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, अमेरिका किस तरह से फंसा हुआ ये समझ में आ रहा है। इस बीच तस्वीर इरबिल की देख लीजिए। इरबिल एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है। ईरान का इंतकाम थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, ये तस्वीरें ये बता रही हैं। और ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये भी यूएस बेस है। खबर ये भी चल रही है कि क्या यहाँ इजराइल ने ईरान को हैक कर लिया है। ईरान के साथ इजराइल यूएस की जंग में क्या कोई और भी है? ये सवाल क्यों पूछा जाने लगा? आपको ये कहानी हम बताते हैं। क्या युद्ध का दायरा बढ़ रहा है? ये सवाल सभी के मन में। ईरान का कहना है कि कई हमलों का झूठा आरोप उन पर लगाया गया, यानी जो पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, जैसा इरबिल में भी आपने देखा है। तेहरान का ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश है इजराइल की। मतलब ईरान ये कह रहा है कि यूएस बेस उसके निशाने पर नहीं है। क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए? ईरान का ये कहना है कि इजराइल की साजिश का ये हिस्सा है, जिससे कि मुस्लिम देशों को ईरान से लड़वा दिया जाए, यानी मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो जाए। अजरबैजान में आपको बताएं, हाल ही में दिन में हुए ड्रोन अटैक में 8 लोग घायल हुए। अजरबैजान ने इसके लिए ईरान को दोषी ठहराया था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का इस पर चौंकाने वाला बयान आ गया।